गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से हमारी पढ़ाई काफ़ी बाधित हो गई है, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हिंदी के पाठों को इकाई 8 तक वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हम इकाई 1 प्रकृति व पर्यावरण पाठ 1.1 चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता केदारनाथ अग्रवाल जी का है। इस चैप्टर से हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल। चंद्रग्रहण एक गांव का नाम है ना। और लौटती बेर कहने का अर्थ है लौटते समय। केदारनाथ अग्रवाल जी जब चंद्रग्रहण गांव से लौट रहे थे, ठीक है, तब वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है उसको देखकर उस गांव का वर्णन इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। लेकिन हम इस पाठ को, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले केदारनाथ के जीवन के कुछ बिंदुओं के बारे में समझेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासेन गांव में सन 1911 में हुआ। पेशे से वकील रहे केदारनाथ का तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा। ये प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी कई कलाकृतियाँ भी हैं, जैसे नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार तथा कहे केदार खरी खरी आदि। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब आगे देखते हैं। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर या हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दो हृदय का दान उसको। हम इस कविता का अर्थ जानने से पहले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेंगे। जैसे एक बीते के बराबर कहने का अर्थ है एक बित्ता, अर्थात एक बालिश्त के नाप का। ठिंगना, ठिंगना का अर्थ है छोटा। बांधे, बांधना। मुरैठा का अर्थ क्या होता है? पगड़ी। शीश, शीश का अर्थ है सिर। अलसी, अलसी एक प्रकार का दलीय पौधा होता है ना बच्चों। आप लोग अलसी का पौधा देखे हैं? हठीली, हठीली का अर्थ है जिद्दी। देह, देह का अर्थ है शरीर। अब आगे देखिए। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि कहते हैं, कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि मैं चंद्रग्रहण गांव देखकर आया हूँ, ठीक है। देख आया चंद्रग्रहण, मैं चंद्रग्रहण गांव देखकर आया हूँ, ठीक है। पहला लाइन क्लियर हो गया। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, और मैं खेत की मेड़ पर अकेले ही बैठकर जो दृश्य देख रहा हूँ उसका वर्णन यहाँ कर रहा हूँ। एक बीते के बराबर या हरा ठिंगना चना। यहाँ खेत में एक बीते अर्थात एक बालिश्त के नाप का चना उगा हुआ है। बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, और उसके गुलाबी फूल सिर पर पगड़ी बांधे हुए से सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दो हृदय का दान उसको, और पास ही में अलसी की, जिद्दी अलसी की पतली कमर वाली पौधे उगे हुए हैं, जिसके नीले फूल, जिसके सिर पर नीले फूल या जिसके नीले फूल ऐसे लग रहे हैं मानो दो हृदय का दान, मानो जो उसको छुएगा उस पर अपने हृदय न्यौछावर कर देगा, ठीक है।
आगे देखिए, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ सयानी का अर्थ है वयस्क हो जाना या बड़ा हो जाना। ब्याह मंडप में पधारी, ब्याह मंडप में अर्थात विवाह के मंडप में पधारना या विवाह के लिए तैयार हो जाना। फाग का अर्थ है फागुन मास में, फागुन के महीने में गाया जाने वाला लोकगीत है ना, फाग गीत गाया जाता है। मास महीना फागुन, फागुन होली के मौसम को या होली के महीना है ना, होली का महीना कब आता है? मार्च में आता है। मार्च को हिंदी में फागुन कहा जाता है, फागुन का महीना, ठीक है। आ गया है आज जैसे, यहाँ अनुराग का अर्थ है स्नेह या प्रेम। अंचल आंचल, विजन का अर्थ है निर्जन। अब देखिए इसका अर्थ, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। कवि कहते हैं कि सरसों की तो पूछो ही मत, है ना, वह भी बड़ी हो गई है या व्यस्त हो गई है, अर्थात सरसों के पौधे भी तैयार हो गए हैं, ठीक है। कवि कहते हैं, कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि सरसों की फसल तैयार हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, और सरसों का पीला फूल ऐसा लग रहा है जैसे वह विवाह के लिए तैयार है। फाग गाता मास फागुन आ गया है जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, और फाग गाता हुआ फागुन का महीना ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और इससे प्रकृति का अनुराग प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस निर्जन क्षेत्र में, विजन का अर्थ मैंने क्या बताया, निर्जन, है ना। इस निर्जन क्षेत्र में दूर व्यापारी नगर से यहाँ की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है, ठीक है। आगे देखिए, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। यहाँ पैरों के तले, पैरों के तले, पैर का अर्थ है पैर, तले का अर्थ है तलहटी, है ना। मतलब क्या है, जो चंद्रग्रहण गांव है उसके तलहटी में। पोखर का अर्थ है तालाब, ठीक है। चकमकाता का अर्थ है चकमकाना या चकाचौंध होना, आँखें, मतलब चकाचौंध होना, आँखें चौंधियाना, ठीक है। ध्यान निद्रा त्यागना अर्थात क्या है, ध्यान भंग होना। मीन का अर्थ है मछली, दबाकर पकड़कर, है ना। नीचे गले के डालना अर्थात क्या हो जाएगा, निगल जाना, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियाँ। कवि कहते हैं कि चंद्रगहना गांव के तलहटी में एक तालाब है, उठ रही इसमें लहरियाँ, और उसमें लहरें उठ रही हैं, ठीक है। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, और तालाब में जो घास उगे हैं, ठीक है, वह भी लहरा रहे हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँखों को है चकमकाता, और तालाब का जो स्वच्छ जल है वह चांदी के गोल खंभे के समान
दिखाई दे रहा है, जिससे हमारी आँखें चकाचौंध हो जा रही है या हमारी आँखें चकमका रही हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और तालाब के किनारे कई पत्थर पानी पीते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, पता नहीं उनकी प्यास कब बुझने वाली है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। यहाँ हो जाएगा और उसी तालाब में बगुला पक्षी अपने टांग का अर्थ है पैर जल में पानी में रख कर, है ना, चुपचाप से पानी में रख कर मीन मछली ध्यान निंद्रा त्यागता है, और जैसे ही वह मछली को देखता है, चंचल मछली को देखता है, अपना ध्यान भंग कर कर चट दबाकर चोंच में उसे तुरंत चोंच में अपने दबाकर पकड़ लेता है ना, नीचे गले के डालता है और उसे अपने गले के नीचे डाल देता है, अर्थात उसको निगल जाता है। ठीक है, आगे देखिए। काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। यहाँ काले माथे वाली अर्थात काले सिर वाली, श्वेत का अर्थ है सफ़ेद, झपाटे मार का अर्थ है झपट कर, ठीक है, फौरन का अर्थ है तुरंत, चटुल का अर्थ है चालाक या चतुर, गगन का अर्थ है आकाश। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। यहाँ हो जाएगा, कवि कहते हैं कि उसी तालाब में, है ना, एक काले सिर वाली चतुर चिड़िया अपने सफ़ेद पंख को फैलाकर तुरंत झपटकर तालाब में एक चालाक मछली, है ना, उजली मतलब सफ़ेद एक चालाक मछली है, उसको अपने चोंच पीली में दबाकर उसको अपने पीली चोंच में पकड़कर दूर उड़ती है गगन में, दूर आकाश में उड़ जाती है। ठीक है, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, और यहीं से इसी तालाब से ऊंची नीची समतल भूमि है, रेल की पटरी गई है जहाँ से रेल की पटरियाँ गुजरती हैं। ट्रेन का टाइम नहीं है, किंतु अभी रेल का समय नहीं है, अर्थात जब वहाँ कवि थे, है ना, कौन कवि थे, कवि केदारनाथ जी जब चंद्रगहना गांव में थे उस समय रेल का समय नहीं था। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखिए। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनघड़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। यहाँ स्वच्छंद का अर्थ है फ्री, या कोई रोक टोक नहीं या कोई बंधन नहीं, है ना। अनघड़ का अर्थ है प्राकृतिक, बांझ का अर्थ है बंजर, रीवा के पेड़, रीवा का पेड़ एक प्रकार का बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष होता है ना। बच्चों आप लोग बबूल का पेड़ देखे हैं, कांटा कांटा वाला होता है, वैसे क्या है रीवा का पेड़ होता है। कुरूप का अर्थ है सुंदर न लगना। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं यहाँ स्वच्छंद घूम फिर रहा हूँ, जाना नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है। चित्रकूट की अनघड़ चौड़ी, कम कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। चित्रकूट की प्राकृतिक ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैला हुआ है, या इसका विस्तार दूर तक फैला है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, और यहीं बंजर भूमि पर इधर उधर बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष इधर उधर
खड़े हैं या इधर उधर हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, अर्थात इसका कोई विशेष उपयोग नहीं होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे देखें। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का स्वर टे 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 टे। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टेटो टेटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, यहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। यहाँ हो जाएगा सुग्गे का अर्थ है तोता। ठीक है, सारस, सारस एक प्रकार का पक्षी होता है। पर का अर्थ है पंख। ठीक है, जुगुल का अर्थ है युगल या दो, है ना। चुप्पे चुप्पे का अर्थ है चुपचाप से। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। सुगे का स्वर टे 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 टे, सॉरी यहाँ से, है ना। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का स्वर टे 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 टे। और उसी कवि कहते हैं कि और उसी बंजर भूमि के पास जो पेड़ उगे हैं, है ना, उसी पर तोते का स्वर टे 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 सुनाई देता है, जो अत्यंत मिठास है, अर्थात जिसमें अत्यंत मिठास भरा हुआ है। वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टेटो टेटो। और वनों में हृदय को प्रभावित करते हुए सारस पक्षी का आवाज़ भी टेटो टेटो सुनाई देता है। मन होता है, कवि कहते हैं कि मेरा भी मन करता है उड़ जाऊं मैं, कि मैं भी उड़ जाऊं, पर फैलाए सारस के संग, अपने पंख फैलाकर सारस पक्षियों के साथ मैं भी उड़ जाऊं। जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, जहाँ इनकी युगल जोड़ी रहती है ना। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुपे चुपे, और वहीं जाकर मैं भी उनकी प्रेम कहानी चुपके चुपके सुन लूँ। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप लोगों को? अब आप लोग इसमें से होमवर्क में पहला और ये दूसरा, है ना, देख आया चंद्रग्रहण यहाँ से, और ये दूसरा और सरसों की ना पूछो, ये दो जो कविता हैं उसका आप लोग होमवर्क करके दिखाइएगा। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग लिख करके इसको सेंड करिएगा, है ना। जितना आप लोगों को समझ में आया बस अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है और सेंड कर देना है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।